मेरे विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन किया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण या अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े अंग या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आज हम महत्व या उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र क्यों जरूरी है या इसका क्या महत्व है। पहला महत्व देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, अर्थव्यवस्था अविकसित है या अर्थव्यवस्था विकासशील है या अर्थव्यवस्था विकसित है, इस तथ्य का पता हमें समष्टि अर्थशास्त्र के बड़े जो अंग हैं उनकी सहायता से चलता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, समग्र रोजगार, राष्ट्रीय बचतें, कुल लिविंग्स, ये इनके जो अंग है समष्टि अर्थशास्त्र के, इसका अध्ययन हम करते हैं। इन अंगों की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, समग्र रोजगार, कुल बचतें और कुल निवेश बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं या इनका स्तर बहुत अधिक है, तो वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखी जाएगी। दूसरा, यदि ये सभी अंग बढ़ रहे हैं, इनमें वृद्धि हो रही लगातार, तब हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, उस देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और ये सभी अंग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, समग्र रोजगार, राष्ट्रीय बचतें और कुल निवेश का स्तर आदि बहुत कम है या बहुत ही निम्न है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अविकसित या पिछड़ी हुई है। तो कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से विकसित हो सकती है, विकासशील हो सकती है और अविकसित हो सकती है। इसका पता हमें समष्टि अर्थशास्त्र के जो बड़े अंग हैं उनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से हम अर्थव्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, इसकी इम्पोर्टेंस जो है, आर्थिक समस्याओं का समाधान। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हम समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से सरलता से कर सकते हैं। जैसे हर देश की अपनी कुछ राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएं हैं, आय और रोजगार की समस्या, व्यापार चक्र की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, बेरोजगारी में गरीबी की समस्या, विदेशी व्यापार की समस्या, इन सभी समस्याओं का यदि हम समाधान करना चाहते हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन
विकसित हो सकता है। अतः प्रत्येक देश अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याएं जैसे आय और रोजगार की समस्या, व्यापार चक्र कभी तेजी और मंदी पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, मुद्रास्फीति की समस्या, लगातार कीमत स्तर का बढ़ना, बेरोजगारी की समस्या, अल्पविकसित देश, पिछड़े हुए देश या विकासशील देश या विकसित देश, सभी देशों में बेरोजगारी का स्तर देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि बेरोजगारी का स्तर इन देशों में अलग अलग रूप में नजर में आता है। फिर विदेशी व्यापार की समस्या, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। आर्थिक नीति का निर्माण, समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्व यह भी है कि देश की आर्थिक नीति का निर्माण करते समय जो देश की सरकारें हैं उनके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही उपयोगी या सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक देश में सरकार को कई तरह की आर्थिक नीतियां, आर्थिक कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम का संचालन करना होता है। उन आर्थिक नीतियों के निर्माण में समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है। जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक नियोजन की नीति, विदेशी व्यापार की नीति, कीमत नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, इन सभी नीतियों के निर्माण में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है और उस समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम इन नीतियों का निर्माण सरलता से कर सकते हैं और इन नीतियों का संबंध अर्थव्यवस्था के छोटे अंकों से ना होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, क्योंकि सभी नीतियां संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इन नीतियों का निर्माण के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए समष्टि मूलक विरोधाभास। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का एक प्रमुख कारण समष्टि मूलक विरोधाभास है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र जो पढ़ रहे हैं इसका मुख्य कारण ही समष्टि मूलक विरोधाभास है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर गोल्डन ने हमें बताया था कि समष्टि मूलक विरोधाभास की स्थिति हमें आर्थिक जगत में देखने को मिलती है। समष्टि मूलक विरोधाभास क्या है? समष्टि मूलक विरोधाभास एक ऐसी धारणा है, एक ऐसे तत्व कह सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया है जो ये बताती है कि जो बात या निष्कर्ष एक व्यक्ति पर लागू होते हैं या एक व्यक्ति पर सही उतरते हैं, वही निष्कर्ष, वही सिद्धांत यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लगाना चाहते हैं या संपूर्ण समाज पर लागू करना चाहते हैं तो वो गलत सिद्ध हो जाता है। इसी को समष्टि मूलक विरोधाभास कहते हैं। दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि जो बात व्यक्तिगत इकाइयों पर तो लागू होती है, व्यक्तिगत इकाइयों पर सही उतरती है, व्यक्तिगत इकाइयों पर सही परिणाम आते हैं, वही निष्कर्ष, वही सिद्धांत या वही बात को अगर हम समाज पर या समष्टि अर्थशास्त्र पर लागू करने जा रहे हैं तो वहां पर वो गलत सिद्ध हो जाता है। इसी को समष्टि मूलक विरोधाभास कहते हैं। इसीलिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। यदि समष्टि मूलक विरोधाभास नहीं होता तब हमें समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही काम चल जाता है। लेकिन समष्टि मूलक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो निष्कर्ष
व्यक्तिगत इकाइयों पर या विशिष्ट इकाइयों पर तो लागू हो रहे हैं, वही निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था या समाज पर लागू नहीं हो रहे हैं। इसी को हम समष्टि विरोधाभास कहते हैं और इसी वजह से हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। कुछ उदाहरण से भी इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा। देखिए आप, यदि एक व्यक्ति बचत करता है, एक व्यक्ति यदि बचत कर रहा है तो ये अच्छा माना जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति या परिवार बचत कर रहा है तो वो अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति यदि बचत करता है तो उसका परिवार या वो खुद सुखी रहता है, उसका जीवन सुखी रहेगा, वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकेगा। इसलिए एक व्यक्ति अगर बचत करता है तो उसको अच्छा माना जाता है। यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कहते हैं या संपूर्ण देश या पूरा समाज, अगर समाज बचत करता है तो ये गलत हो जाता है, ये सही नहीं माना जाता है, ये बुरा है। इसी को हम समझते हैं विरोधाभास। एक व्यक्ति बचत करे तो अच्छा है क्योंकि उसका परिवार सुखी रहता है, लेकिन यदि समाज बचत करने लग जाता है तो वह बुरा या गलत है। अब गलत कैसे है? देखें, यदि समाज बचत करता है तो इसका सीधा प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी कुल मांग बढ़ जाती है। यदि समाज बचत करने लग जाएंगे तो बाजार में वस्तुओं की जो मांग है, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है वो घट जाती है। मांग बढ़ने का परिणाम क्या होगा? कुल उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा क्योंकि जब बाजार में वस्तु की डिमांड ही नहीं है तो उत्पादक वर्ग जो माल उत्पादित कर चुका है उसको बेचेगा और नया उत्पादन वो नहीं करेगा क्योंकि कुल मांग घट गई है। तो यदि समाज बचत करता है तो कुल मांग घट जाएगी वस्तुओं की, जिससे उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटने से रोजगार घटेगा, रोजगार में कमी आएगी, रोजगार घटेंगे और समाज में बेरोजगारी की स्थिति फैल जाएगी, जो बुरा है। तो ये निष्कर्ष हमने देखा कि अगर समाज बचत करता है तो समाज में बेरोजगारी या बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण ये है कि अगर समाज बचत करता है तो वस्तुओं की जो कुल मांग है वो बढ़ जाती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ जाएगा। रोजगार का जो स्तर है वो कम हो जाता है। ये चीज बुरी है। तो रोजगार का घटना क्या है? बुरा। और एक व्यक्ति बचत कर रहा है, उसका जीवन सुखी हो रहा है, वो अच्छी बात है। तो इसी को हम समष्टि विरोधाभास कहते हैं। तो इस वजह से हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए उपयोग। अर्थशास्त्र की जो दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में समष्टि अर्थशास्त्र का योगदान रहा है। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए समष्टि अर्थशास्त्र कैसे उपयोगी है। एक मजदूर या एक श्रमिक के लिए एक श्रमिक की जो मजदूरी है वो उसकी कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। इसके अलावा समाज में मजदूरी का स्तर, प्रचलित मजदूरी की दरें क्या है, या समाज में आर्थिक स्थिति या देश में अर्थव्यवस्था की दशा क्या है, उस बात पर भी निर्भर करती है। तो एक श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण देश की आर्थिक दशा, देश में प्रचलित मजदूरी की दरें, ये सभी बड़े अंग हैं, इस पर निर्भर करती है। यदि देश में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, अर्थव्यवस्था विकसित है, तो श्रम की जो मजदूरी है वो भी अधिक होगी। और अगर अर्थव्यवस्था पिछड़ी भी है, अविकसित है, तो वहाँ मजदूरी की दरें बहुत कम होंगी और बेरोजगारी की दशा भी अधिक देखने को मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, एक फर्म
एक फर्म बाजार में जो अपना उत्पादन बेचना चाहती है तो इसके अंतर्गत भी अर्थव्यवस्था को देखना होता है। यदि अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है या सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है तो वो फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत अधिक रखेगी और उच्च गुण प्रदान करके उस वस्तु की सप्लाई करेगी। वहीं अगर अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है तो उस क्षेत्र में फर्म कम गुणवत्ता वाला माल और कम कीमत निर्धारित करेगी। तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत कितनी तय करेगी और उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी ये अर्थव्यवस्था पर भी डिपेंड करता है। अर्थव्यवस्था एक बड़ा है समष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत निर्णय है उसमें जो है तो समग्र या बड़े अंगों का प्रभाव रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में ये 5 महत्व हमने जो दर्शाए हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वता या उसके उपयोग को दर्शाता है। महत्व के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी लिमिटेशन की हम यहाँ बात करते हैं। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे अपन पहले सीमा लेते हैं ये जटिल है। समष्टि अर्थशास्त्र अत्यधिक जटिल है क्योंकि इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े अंगों का अध्ययन कर रहे हैं जिनको मापना या ज्ञान करना बहुत कठिन है। उदाहरण देखें आप व्यक्तिगत एक व्यक्ति की आय ज्ञात करना आसान है, बहुत सरल एक व्यक्ति की आय का पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक देश की आय या राष्ट्रीय आय का माप करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, एक जटिल कार्य है। इस वजह से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग सीमित हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के बड़े अंग या बड़े समूह का अध्ययन तो करते हैं लेकिन उस समूह को बनाने वाले जो अंग हैं उनके विभिन्न छोटी इकाइयां हैं उनमें क्या अंतर है उन इकाइयों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। केवल समूह का अध्ययन कराता है। समूह की रचना करने वाले जो अंग हैं उन अंगों की स्थिति क्या है उसकी ओर समष्टि अर्थशास्त्र ध्यान नहीं देता है। इसलिए इसका उपयोग हम सीमित रूप में ही कर सकते हैं। कितने मिनट हुआ सर?